हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, संस्कृत विभक्ति। संस्कृत विभक्ति दोस्तों, संस्कृत विभक्ति बहुत आती हैं और उनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आज हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संस्कृत विभक्ति, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने कंसंट्रेट के साथ वीडियो देखा ना, तो आप ज़िंदगी में कभी लाइफ में संस्कृत विभक्ति भूल ही नहीं सकते। दोस्तों गारंटी दे रहा हूं इस चीज़ की, ठीक है। और चैनल पे यदि पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम से बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। ये आपको अनुभव होने लगेगा जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं विभक्ति क्या होता है। विभक्ति क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो लिंग वचन व अन्य शब्दों का भेद बताए वही क्या है, विभक्ति। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, लिंग वचन और अन्य शब्दों का जो भेद बताता है, उनमें अंतर बताता है, ये कितने हैं, जो अंतर बताएगा ना वही क्या है, विभक्ति है। दोस्तों वही विभक्ति है, बस इस चीज़ को माइंड में याद रख लीजिए। अब बात करते हैं विभक्ति कितने प्रकार की होती है। यहाँ से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि विभक्ति कितने प्रकार की होती है, तो आप याद रखेंगे विभक्ति मात्र 2 प्रकार की होती है। प्रकार की बात करेगा तो 2 प्रकार लिखे होंगे, ठीक है दोस्तों। पहला होता है कारक विभक्ति, दूसरा होता है उपपद विभक्ति। पहला कारक विभक्ति और दूसरा उपपद विभक्ति। दोस्तों कारक विभक्ति क्या होती है, तो कारकों का लिंग वचन बताना ही कारक विभक्ति कहलाता है। और उपपद विभक्ति क्या होती है, तो आश्रित पदों के आधार पर, आश्रित पदों के आधार पर जो विभक्ति बतलाई जाए वही आपकी उपपद विभक्ति कहलाती है। दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि विभक्ति कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जब हम बात करते हैं कारक विभक्ति, आपसे उपपद विभक्ति का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपके जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कारक विभक्ति से बनेंगे। तो हमें कारक विभक्ति ही पढ़ना है और पूछा जाएगा आपसे ये कितनी होती हैं, तो कारक विभक्ति 7 प्रकार की होती हैं। कितने दोस्तों, 7 प्रकार की होती हैं, आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रथमा विभक्ति। जब हम विभक्ति पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है संस्कृत विभक्ति में कि संस्कृत, अरे यार लगने लगता है कि अब तो हद हो गई, छोड़ दो इसे, ये कहाँ से ले लिया सब्जेक्ट, ऐसा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एकदम से कहना चाहिए व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें हैं उसमें। संस्कृत में सारी चीज़ें एकदम से व्यवस्थित तरीके से हैं। दूसरा चीज़, इतनी सिंपल लैंग्वेज है दोस्तों कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, स्पेनिश, चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज इससे ज़्यादा सिंपल नहीं है यदि हम अच्छे से इसको करते हैं तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रथमा विभक्ति की, तो इसमें एक सूत्र याद रखना पड़ता है। कौन सा दोस्तों, इसको याद रखेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये एक सूत्र है, इसे याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। ये परिमाण मात्रे यहाँ तक लिख कर आएगा, आपको यहाँ लिख कर आएगा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये किस विभक्ति का सूत्र है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप फटाक से कह दोगे कौन सा दोस्तों, प्रथमा विभक्ति का है, क्योंकि आप पूरा याद करेंगे ना। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, मेरे साथ 1-2 बार रिवाइज करिए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब दोस्तों आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे ना, गारंटी से आपको याद हो जाएगा कि ये क्या है। अब दोस्तों इस सूत्र से ही सारी चीज़ों को हम समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। समझेंगे कैसे, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे के उदाहरण अगर हम बात करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, उच्चय, निश्चय,
कृष्णा श्री ज्ञानम। उच्चय निश्चय कृष्णा श्री ज्ञानम, ये आपके प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं, इसको आप ध्यान रखिए। आपको आपको एक सेंटेंस दिया होगा, यानी कि वाक्य दिया होगा, और उस वाक्य में कहीं ना कहीं आपको इनमें से एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा। उच्चय, नीचय, कृष्णा, श्री, ज्ञानम, इनमें से एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जहां पर भी ये शब्द दिखेंगे वहां पर आप फटाक से लगा दो कि ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिंग। लिंग मात्र के उदाहरण की बात करेंगे तो तटः, तटी, तटम। तटः, तटी, तटम, इस टाइप से आपको कहीं भी दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है दोस्तों, लिंग मात्र का उदाहरण है, यानी कि प्रथमा विभक्ति है। तटः कहाँ होता है दोस्तों, तो तटः जिसके पीछे विसर्ग लगी होती है वो हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है। जिसके पीछे आ की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा होती है वो आपका स्त्रीलिंग में यूज होता है, और जिसके पीछे माँ लगा होगा वो आपका नपुंसक लिंग में यूज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि प्रातिपदिकार्थ पढ़ दिया, परिमाण पढ़ेंगे। अब दोस्तों लिंग भी पढ़ दिया, परिमाण पढ़ेंगे। तो परिमाण मात्र के उदाहरण की बात करेंगे तो द्रोणो, ब्रीहि, इसके दो ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, द्रोणो और ब्रीहि। ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपको जहां पर भी लिखे दिखाई दे वहां पर आप प्रथमा विभक्ति मार दीजिए दोस्तों, फटाक से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब आता है वचन मात्र के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो वचन मात्र के उदाहरण की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो जब हम वचन मात्र के उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एकः, द्वौ, बहवा, मतलब संख्या की बात होगी दोस्तों। जहाँ पर संख्या की बात होगी वहाँ पर भी आपका प्रथमा विभक्ति होगा। प्रथमा विभक्ति में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रथमा विभक्ति में रहती है, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखें प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण कौन से होंगे, उच्चय, नीचय, कृष्णा, श्री, ज्ञानम, यानी कि उच्चय नीचय, ऊंचे या नीचे, ऊपर या नीचे की बात की जाएगी तो आप लगा देंगे। किसी का नाम होगा तो आप लगा देंगे, जैसे कृष्णा, या फिर किसी और का नाम हो सकता है तब भी प्रथम विभक्ति लगाएंगे। ठीक है। श्री और ज्ञानम, ये जो आपको जहां पर भी दिखेंगे वहां पर आप प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। दूसरा मैंने बताया था आपको लिंग मात्र के उदाहरण आएंगे, तटः, तटी, तटम, किसी के पीछे विसर्ग लगी होगी या फिर बड़ी की मात्रा या बड़े आ की मात्रा या फिर माँ लगा होगा तो वहां पर भी आप प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। अगला मैंने बताया था परमाण मात्र के उदाहरण, यानी कि द्रोणो, ब्रीहि कहीं पर भी दिखाई देगा वहां पर आप प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। अगला मैंने बताया था कि वचन मात्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो एकः, द्वौ, बहवा, यानी कि जहां पर संख्याओं की बात होगी वहां पर भी आप क्या लगाएंगे दोस्तों, यही लगाएंगे प्रथमा विभक्ति। सूत्र को याद रखेंगे बस। सूत्र क्या था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों मेरे साथ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। बस याद हो गया दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। क्या, आंखें बंद करके सुना देंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आंखें बंद करके बोल दोगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हो इतनी। श्री गुरु एकेडमी आपके साथ है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल मेथड में कराना है हमें कोई, आपको देखिए आप भी समझते हैं आपको आईएएस नहीं बनना है, आपको आईएएस नहीं बनना है, इस पर कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है दोस्तों। ध्यान रखिए, पढ़ने के लिए पूरे विश्व में इतनी किताबें भरी हुई हैं, हमारे पूरे विश्व में, पूरी इंडिया में इतनी किताबें हैं कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप अगर 400 साल भी जिंदा रहेंगे तब भी आप उन्हें पूरा नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। लेकिन हमें उन सबको नहीं पढ़ना है ना, हमें सिर्फ पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों। हमें बस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, कोई पीएचडी नहीं करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखिए हमेशा पढ़ते टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है यदि कहीं एक वचन लगा हो या संबोधन हो, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको ध्यान रखिए कि ये तो आप जानते ही होंगे कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको वो प्रथमा विभक्ति। और यदि कहीं एक वचन लगा हो, कहीं पर भी एक वचन लगा हो या फिर संबोधन का यूज किया गया हो, संबोधन क्या होता है, हे होता है ना, हे राम, ये संबोधन ही तो है भाई। तो इस तरीके से संबोधन का यूज होगा, वहां पर भी आपका प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे कि सा गच्छति, यानी कि बह जाता है, सा गच्छति बह जाता है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, इसमें
किसकी बात की जा रही है? एक वचन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। संस्कृत इज़ द बेस्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जो होती है दोस्तों, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो एक सूत्र होता है इसका, अभिता परता निक्सा। दोस्तों ये निक्सा होगा, सा, षटकोण वाला सा, ठीक है। अभिता परता निक्सा समया हा प्रति योगे द्वितीय। क्या दोस्तों? अभितः परतः निक्सः समयः प्रति योगे द्वितीय। इसको याद रखोगे, 2 से 3 बार इसको बोलना है। अभितः परतः निक्सः समयः प्रति योगे द्वितीय। यहाँ से आपको याद हो गया होगा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ को इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको याद रखेंगे कैसे? जहाँ पर भी अभिता परिता निक्सा, ये आपका सा ही है दोस्तों, ठीक है। निक्सा समया हा प्रति, ये आपको जहां पर भी दिखेगा वहां पर आप आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति लगा दोगे दोस्तों। ये ट्रिक ही तो है, ये आपकी ट्रिक ही है, ठीक है। इन जो शब्द हैं, ये शब्द आपको जहां पर भी दिखें वहां पर आप द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। इससे सिंपल ट्रिक कहाँ मिलेगी दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा याद करना है दोस्तों। क्या दोस्तों? अभिता परिता निकसा समया हा प्रति योगे द्वितीय। जैसे विद्यालयम परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। परिता का मतलब क्या होता है? चारों ओर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर आपको परिता दिखाई दे गया तो आप आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति मार दीजिए। तो मैंने आपको अभी यही बताया था कि कहीं भी आपको अभिता दिखे, परितः दिखे, निकषः दिखे, समया दिखे, हा दिखे, प्रति दिखे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे? द्वितीय विभक्ति लगा दोगे दोस्तों, ठीक है। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगला ही, इसमें एक और सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उपाध्यानम उपाध्यावस, उपाध्यावस ये जो एक सूत्र है, इस सूत्र को आप ध्यान रखें। उपाध्यावस, इस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें आपको 2 शब्द दिखाई देंगे, या फिर तो आपको उपसबति दिखाई देगा या फिर अधिसबति दिखाई देगा, ठीक है। उपसबति दिखाई देगा या फिर अधिवसति दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जब भी ये दिखाई देना तो आप आंख बंद करके, क्या दोस्तों? आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति मार देना। ये भी आपकी एक ट्रिक है दोस्तों, ये भी आपकी एक ट्रिक है कि आपको ये 2 वर्ड आपको जहां पर भी दिखाई दे वहां पर भी आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इसमें नोट इन दो चीज़ों को जरूर याद रखिए कि वाच्यार्थक धातुओं में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ पे वाच्य की बात होती है, वाच्य, अब वाच्य आप समझते हैं, वाच्य का एक स्पेशली मैं वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि वाच्य से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। लेकिन यहाँ बस आप इतना समझिए कि वाच्यार्थक धातुओं में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अहम भोजनम कृत्वा, मैं भोजन करता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। गृहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि होगा दोस्तों। तो इस टाइप से आपको कहीं भी वाच्य की बात हो, वाच्य क्या होता है दोस्तों? भाववाच्य आपने सुना होगा, कृत्यवाच्य सुना होगा, कर्मवाच्य सुना होगा। 3 ही वाच्य होते हैं दोस्तों, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृत्यवाच्य। तो आपको जहां पर भी वाच्य से रिलेटेड चीज दिखाई दे वहां पर भी आप द्वितीय विभक्ति लगा देना दोस्तों। गारंटी आपका 1 नंबर फिर से पक्का, 1 नंबर फिर से पक्का दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर इन 2 सूत्रों को याद रखिए, आप कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। या द्वितीय विभक्ति में 2 सूत्र थे, अभिता परता निकषा समया हा प्रति योगे द्वितीय, और दूसरा सूत्र था उपाध्यावस। उपाध्यावस ये जो सूत्र था उसको भी आप ध्यान रखोगे। इसको हम भूल जाते हैं, अधिकांशतः इसको भूल जाते हैं, लेकिन इसको भी अब भूलना नहीं है। इन दोनों सूत्रों को याद रखना है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि अभिता परता निकषा समया हा प्रति योगे द्वितीय, इस सूत्र में कौन सा विभक्ति है? तो आप कह दोगे द्वितीय विभक्ति है। ऐसे ही पूछा जा सकता है उपाध्यावस में कौन सा दोस्तों विभक्ति है? तो आप कहोगे उपाध्यावस में द्वितीय विभक्ति है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि तृतीय विभक्ति को देखते हैं दोस्तों। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति को देखते हैं। तो जिस शब्द के अंत में
इसमें ट्रिक बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह है कि जिस शब्द के अंत में एन एण या एन एण या एन एण या ये तीन शब्द आपको दिखाई दें, वहां तृतीय व्यक्ति आंखें बंद करके मार दियो दोस्तों, गारंटी 1 नंबर तो फटाक से आपकी झोली में गिरेगा आके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में एन एण या आए, वहां पर आप तृतीय विभक्ति लगा देंगे दोस्तों। इसको आप समझ सकते हैं कि सूत्र आप इसको देख लीजिए, इसका एक सूत्र आता है। सूत्र कौन सा है? कर्त कारणों तृतीया, कर्त कारणोस तृतीया। यहाँ पर आप इसको 2-3 बार बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सूत्र से क्वेश्चन आता है कि कर्त कारणोस तृतीया ये कौन सी विभक्ति का सूत्र है, तो आप इसको बता देंगे कि कर्त कारणोस तृतीया आपका तृतीय विभक्ति का सूत्र है। और यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही नोट करके रखेंगे कि कर्ता और करण कारक में भी तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता और करण दोनों कारकों में तृतीय विभक्ति होती है। और जैसे रामेण बाणेन हता रावणम, रामेण बाणेन हता रावणन, अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको एन एण या एन एण और या ये तीन शब्द आपको दिखाई दें, वहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि तृतीय विभक्ति होती है। तो आपको एण दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है दोस्तों? एन दिख रहा है यहाँ पर, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर रामेण बाणेन हतः रावणम, यानी कि ये तृतीय विभक्ति है। आपको पता लग गया होगा। आप बस सिंपल सी ट्रिक से याद रखिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है? आप बस सिंपल सी ट्रिक, जैसे एक और सूत्र आता है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम, इस सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आप कहोगे तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी दोस्तों? तृतीय विभक्ति होती है सह साकम सार्धम समम इसके योग में, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें है ये कि जहाँ पर भी आपको सह दिखाई दे, साथ, साकम दिखाई दे, सार्धम दिखाई दे, समम दिखाई दे किसी भी वाक्य में, तो आप वहां पर आंख बंद करके लगा दीजिए तृतीय विभक्ति। जैसे सीतया सह रामः वनम गच्छति, सीतया सह रामः वनम गच्छति, यानी कि सीता के साथ राम के साथ सीता बन गई थी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको सह दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका यहीं पर तृतीय विभक्ति निकल के आएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर तो बनता है ना दोस्तों, आप शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है? क्योंकि आपका प्यार चाहे लाइक के साथ हो या डिसलाइक के साथ हो, सब कुछ चलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और सूत्र आता है एंग विकारा। एंग विकारा जो आता है दोस्तों, एंग विकारा क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल आप इसको समझ लेंगे, सहा पादे ने खंजा बह पाए से क्या है दोस्तों? लंगड़ा है। तो जहाँ पर भी एंग विकारा यानी कि तुम्हारे शरीर में विकृति जहाँ पर दिखाई जाएगी कि आप पाए से मतलब लंगड़े हैं, हाथ से लूले हैं, आँख से काने हैं, या फिर कानों से सुनाई नहीं देता, तो जहाँ पर भी इस तरीके की स्थिति पैदा होगी तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? तो वहाँ पर भी आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे। तो तृतीय विभक्ति में कई सूत्र आप याद रखेंगे, 3 सूत्र हैं दोस्तों। पहला मैंने बताया था, आप सूत्र तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, एन एण और या, ये 3 चीज़ें आपको दिखाई दें तो तृतीय विभक्ति लगा देंगे। सूत्र क्या था? कर्त कारणोस तृतीया, एक सूत्र ये था, ठीक है, यानी कि कर्ता और करण कारक में भी तृतीय विभक्ति होती है। अगला मैंने क्या बताया था कि सह साकम सार्धम समम, यानी कि आपको सह साकम सार्धम और समम ये 4 वर्ड आपको जहाँ पर भी दिखाई दें वहाँ पर आप तृतीय विभक्ति लगा देंगे। और अगला मैंने आपको बताया था एंग विकार, यानी कि जहाँ पर हम तुम्हारे अंगों का विकार दिखाया जाए, अंगों में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई जाए तुम्हारे शरीर में, वहाँ पर आप दोस्तों क्या लगाएंगे? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अच्छा लगा दोस्तों? तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बनता है, और ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों से करा दीजिए, जिससे कि क्या हो कि आप अच्छे से मार्क्स लेकर आएँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, बाकी जो आपकी 4 विभक्ति बची हुई हैं उन्हें अगली वीडियो में मैं कराऊँगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।